नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण विधियों के प्रकार। अब जो शिक्षण विधियों के प्रकार है वो 3 प्रकार के होते हैं: परंपरागत विधि, शिक्षक केंद्रित विधियाँ और बाल केंद्रित विधि। अब जो परंपरागत विधि है उसमें ना एक ही विधि आती है, पाठ्य पुस्तक विधि। अब जो शिक्षक केंद्रित विधि है इसमें 2 विधियाँ आती है, व्याख्यान विधि और कहानी विधि। और बाकी अन्य जितनी भी विधियाँ बचती है वो सारी विधियाँ बाल केंद्रित विधियाँ में आती है। ये आपके टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिक्षण सूत्र। अब जो शिक्षण के सूत्र हैं वो बहुत सारे हैं। इसमें सबसे पहले आता है सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और समीप से दूरी की ओर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे शिक्षण के जो सिद्धांत है वो कितने प्रकार के होते हैं। शिक्षण के जो सिद्धांत है वो 10 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रुचि का सिद्धांत, फिर प्रेरणा का सिद्धांत, फिर आवृत्ति का सिद्धांत, विषय वस्तु चयन का सिद्धांत, उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, सहसंबंधता का सिद्धांत, आनंद का सिद्धांत, लोचशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। हम लोग को फर्स्ट जो है रुचि का सिद्धांत, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक बालक को शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि बालक को उस विषय के प्रति रुचि है या नहीं है, इसके बारे में ये दिया गया है। उसके बाद दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षण कार्य जितना महत्वपूर्ण उतना ही महत्वपूर्ण शिक्षण कार्य के माध्यम से बालकों को अधिगम करवाना होता है तथा अधिगम के व्यवहार से लाना होता है। इसके लिए प्रेरणा सर्वोच्च राजमार्ग है, ऐसा विचार स्किनर ने दिया था। सेकंड नंबर पे आएगा आवृत्ति का सिद्धांत। एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय अपनी विषय वस्तु को संभवतः 1 से अधिक बार आवृत्ति करते हुए बताना चाहिए कि ऐसा करने से सभी श्रेणी के बालक सीख सकते हैं। बालकों को जितना ज़्यादा अभ्यास कराएंगे उतना ज़्यादा उनको याद होगा। विषय वस्तु चयन का सिद्धांत। डेविड आसुबेल के अनुसार एक सफल शिक्षक वह होता है जो शिक्षण कार्य करने से पहले इस बात का संगठन बना लेता है कि बालकों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है तथा आवश्यक विषय वस्तु को के कक्ष में उपस्थित होता है। उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। शिक्षण कार्य करते समय जब एक शिक्षक उद्देश्य को ध्यान में रखता है तभी जाकर वह उचित प्रकार से अपने कार्य को कर पाता है। जैसा कि रिवलिन ने लिखा है, शिक्षण कार्य उद्देश्यपूर्ण नैतिक क्रिया है। शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी को भी अपने उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। जितना शिक्षक है ना, शिक्षक को पता है कि वो उनको बालकों को अच्छी तरीके से पढ़ाना है, उतना ही बालकों को भी ये भी ध्यान होना चाहिए कि हमें जो भी शिक्षक अध्ययन कराते हैं वो हमें अच्छी तरह से याद करना चाहिए। चलो बच्चों, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।